नमस्कार, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 75 एमसीक्यू। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 देखा था जिसमें हम लोगों ने 25 एमसीक्यू को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने 1905 से लेकर के 1920 तक के कालखंडों को समझा था। आज हम लोग जानेंगे 1921 से लेकर के 1950 तक के जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी उन सभी को हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल 75 क्वेश्चन को देखेंगे और उसे अच्छे से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन, इस वर्ड को समझने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि ये इसका नाम आखिर में असहयोग आंदोलन क्यों रखा गया। तो ब्रिटिश सरकार, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1914 में और इसका समापन हुआ 1918 में, तो वो ऐसा कही थी कि अगर जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है हम आपके देश को क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। यानी कि हमारा जो देश है वो आजाद होने वाला था 1918 में ही, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। लेकिन बदले में हमें क्या मिला, 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट मिला, जिसे काला कानून कहा गया। फिर उसके बाद हमें क्या मिला, 13 अप्रैल 1919 को हमें क्या मिला, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इस चीज को देख करके कांग्रेस के, ब्रिटिशर्स के इस रवैये को देख करके कांग्रेस ने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया, एक आंदोलन छेड़ा, जिसका नाम क्या पड़ा, असहयोग आंदोलन, जो कि कब स्टार्ट हुआ, 1920 में स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये पारित हुआ आपका नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, नागपुर अधिवेशन ये कहां पे है आपका, महाराष्ट्र में। नागपुर कहां पे है, महाराष्ट्र में। तो नागपुर अधिवेशन में क्या हो गया, कांग्रेस का ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस ने क्या किया, पारित किया था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की एक पत्रिका, इन्होंने किताब लिखा था जिसका बुक का नाम था आपका हिंद स्वराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंद स्वराज नामक किताब लिखा था इन्होंने। ठीक है, किसने लिखा था, तो लाला लाजपत राय ने। लेकिन वही अगर बात करें कि हिंद स्वराज नामक पत्रिका किसने लिखा था, यहां पे अगर बात करें पत्रिका का, तब इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। पत्रिका यानी कि मैगजीन का प्रमोशन किसने किया था, मैगजीन का प्रकाशन किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। लेकिन वही हिंद स्वराज किताब को किसने लिखा था, तो वह लिखा था आपका लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय को ही क्या कहा जाता था, पंजाब केसरी के उपाधि से इन्हें संबोधित किया गया था। और महात्मा गांधी को क्या किया था, केसरे हिंद की उपाधि से संबोधित किया गया था। केसरे हिंद, दोनों में अंतर है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, क्या है कि हिंद स्वराज नामक किताब किसने लिखा, लाला लाजपत राय ने। लेकिन हिंद स्वराज नामक पत्रिका किसने लिखा, महात्मा गांधी जी ने। पंजाब केसरे किसे कहा जाता था, लाला लाजपत राय को। लेकिन केसरे हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, महात्मा गांधी जी को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी सरकारी उपाधि लौटा दी थी। तो वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। और गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें यह पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज साहित्य में। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था ये आपका 1922 में हुआ था। अगर आपसे डेट पूछे तो कहीं पे 4 फरवरी है और कहीं पे 5 फरवरी है। तो 4 या 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था आपका 1922 में। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित था। तो चौरी चौरा कांड जो है वो आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में, 7 अगस्त 1905 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका हुआ था 1942 में। और वहीं अगर बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो ये 1930 में हुआ था। यहाँ पे बात किया गया कि चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित था, तो वो आपका संबंधित था असहयोग आंदोलन से। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस कारण वापस ले लिया गया। तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड की वजह से वापस ले लिया गया, जो कि कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। गोरखपुर में कुछ सेनाएं थी, जहाँ पे कुछ सेना नहीं थी, असहयोग आंदोलन का ये प्रोटेस्ट हो रहा था। तो चौरी चौरा एक पुलिस चौकी थी
वहाँ गोरखपुर में, वहाँ पे क्या हुआ था, तमाम जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो वहाँ पे तैनात जो पुलिस थी उन लोगों ने क्या किया, गोलीबारी कर दी या फिर उन्होंने दंगे जैसे फसाद स्टार्ट कर दिए। तो इसी के विरोध में जो तमाम लोग जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे उन लोगों ने क्या किया, पूरा गोरखपुर में मौजूद वो चौरी चौरा जो बैराक था यानी कि जो पुलिस चौकी थी उसको क्या किया, पूरी तरह से जला दिया। जिसके विरोध में क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, इसे असहयोग आंदोलन को फिर से वापस ले लिया। नहीं तो हमारा देश जो है वो 1922 में ही क्या हो जाता, आजाद हो जाता, अगर ये आंदोलन उस समय नहीं रुकता तो। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, लेकिन साइमन कमीशन का जो फॉर्मेशन हुआ था वो आपका इंग्लैंड में फॉर्मेशन इसका 1927 में ही हो गया था। इसे भारत में कब आना था, 1929 में। 1929 में ही क्यों आना था, क्योंकि 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था, 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफॉर्म रिफॉर्म्स पारित हुआ था, क्योंकि हर 10 साल बाद जो है ब्रिटिश सरकार आती थी भारत में, और भारत में हो रहे जितना भी क्रियाकलाप हुआ है उसका वो विवरण लेकर के वो फिर क्या करती थी, उसे ब्रिटेन भेजती थी। तो उसे आना था 1929 में, लेकिन इतने सारे आंदोलन हो गए थे, स्टार्ट हो गए थे, जिसके वजह से उसे भारत में एक साल पहले ही आना पड़ा, यानी कि 1928 में इसे आना पड़ा साइमन कमीशन को। अगला है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे, और साइमन कमीशन का बहिष्कार भी किया गया, गो बैक साइमन का नारा दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो टोटल जो सदस्य की संख्या है, अच्छे से समझिएगा, ये जो 7 जो सदस्य की जो संख्या है इसमें टोटल जो है वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स थे, उसमें कोई से प्रकार का कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। भारतीय कहने का मतलब ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई यानी कि जैन, ना बुद्धिज्म, कोई भी भारतीय व्यक्ति वहां पे शामिल नहीं था, जिसके लिए इसका क्या किया गया, पूरा कड़ी आलोचना हुई और इसका विरोध भी प्रदर्शन किया गया। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया, वही प्रश्न जो कि अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका पूर्णतः बहिष्कार किया गया, गो बैक साइमन का नारा भी दिया गया। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन वापस जाओ, है ना, गो बैक साइमन का नारा किसने दिया था, तो इसका नारा दिया था लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वह किस आंदोलन से जुड़ी है, साइमन कमीशन विरोध। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और सैंडर्स ने लाठी से उनके सिर पे उनको चोट लग गया था, जिसकी वजह से वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी है, तो साइमन कमीशन के विरोध से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके लाठी के प्रहार से हुई थी, तो सैंडर्स की लाठी के प्रहार से हुई थी। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, है ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जिनको फांसी हुई थी 1931 में, उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। और गांधी इरविन पैक्ट मैंने बताया है वो भी कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये भी कब हुआ था, तो ये भी आपका हुआ था 1931 में। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक 1930 में, उसके बाद 1931 में और नेक्स्ट है आपका 1932 में। तीनों में शामिल कौन हुआ था, तो तीनों में शामिल हुए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। लेकिन 1931 में केवल कौन गया था, तो 1931 में महात्मा गांधी जी जो है वो केवल एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं और वो है आपका दूसरा। और गांधी इरविन पैक्ट भी कब होता है आपका, 5 मार्च 1931 को। इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है दिल्ली पैक्ट। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव किस घटना में सम्मिलित थे, तो ये थे आपके लाहौर षड्यंत्र केस में यह शामिल थे। अगला प्रश्न है कि काकोरी कांड कब हुआ था, तो काकोरी कांड जो है वो आपका 1925 में हुआ था। डेट अगर मैं बोलूं तो डेट क्या था, तो डेट था आपका 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान हुआ था, यानी कि काकोरी कांड हुआ था। अगला इससे संबंधित और भी आगे प्रश्न है जो देखते हैं। काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था, तो काकोरी कांड का जो नेतृत्व है उसे नेतृत्व किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो इसमें भगत सिंह शामिल नहीं थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुखदेव भी शामिल नहीं थे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी, जो इंसिडेंट हुआ था, इसमें क्या भगत सिंह शामिल थे, तो भगत सिंह का इसमें किसी प्रकार इसमें शामिल नहीं थे। भगत सिंह जाना चाहते थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें मना कर दिया था कि अगर तुम भी साथ में चले जाओगे तो फिर यहाँ पे जो कार्यालय है इसको कौन संभालेगा। तो यहाँ पे अगर हम पकड़े भी जाते हैं तो तुम क्या करना, कोई जरूरी दस्तावेज है, जरूरी जो कागजात है उसे तुम बचा करके रखना, नहीं होगा तो उसे जला देना। तो इसलिए भगत सिंह को जाने से मना किए थे। कौन मना किया था, चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है
कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने आगे चल करके इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की भी इन्होंने क्या थी स्थापना की थी। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि HRA की स्थापना किसने की थी, तो HRA की स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने। सचिंद्र नाथ सान्याल ने। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक है आपका HRA और एक है आपका HSRA। तो HRA की स्थापना की थी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट, ये भी आपसे पूछा गया कि इसमें S का क्या मतलब है, तो S से तात्पर्य आपका सोशलिस्ट है ना। तो सोशलिस्ट समाजवाद को, यानी कि समाज से संबंधित, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना किस क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ है, तो ये अशफाकुल्ला खान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अशफाकुल्ला खान से जुड़ा हुआ है। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने क्या किया था, इन दोनों ने मिलकर के सचिवालय में बम विस्फोट कर दिया था। ये कांग्रेस को, ताकि कांग्रेस बहरी सरकार जो इतनी सारी जो आंदोलन उस समय हो रहे हैं, इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, ताकि वो समझे हमारे बात को, इसको जताने के लिए उन्होंने, इस बात को बताने के लिए उन्होंने क्या किया था, सचिवालय में ही क्या किया था, बम फोड़ दिया था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों जन मिलकर के। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, तो लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में। और इसी 1929 में, यानी कि डेट अगर मैं लिखूं 31 दिसंबर 1929 में, यह डिसाइड किया गया कि अब हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं चाहिए, यानी कि हमें प्रांतीय राज्य की स्थापना नहीं करनी है। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, यानी कि केंद्र में भी हम रहेंगे और सत्ता में भी हम रहेंगे। तो पूर्ण स्वराज का डिमांड किसने किया था, तो उस समय कांग्रेस उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया, 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। अगला है प्रश्न, लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, तो पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया ये 26 जनवरी 1930 को। और इसी 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले आजाद भारत से पहले भारत का जो झंडा है वह फहराया गया था आपका 26 जनवरी 1930 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ आपका 1930 में। और यह आंदोलन किससे संबंधित है, तो यह आंदोलन संबंधित है आपका दांडी मार्च से, जो कि 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये क्या हुआ था, चला था 1930। ठीक है, सॉल्ट लेक मूवमेंट भी इसे कहा जाता है, सॉल्ट मूवमेंट, नमक आंदोलन। ठीक है, और इसी नमक आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किस घटना से संबंधित था, तो इसका संबंध था आपका नमक आंदोलन से, नमक सत्याग्रह से। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, तो दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को और खत्म कब हुआ, 6 अप्रैल 1930 को। 72 मेंबर थे इसमें, जिन्होंने क्या किया था, इस आंदोलन को ये किया था। मतलब अंग्रेज इतने बेईमान लोग थे कि जिन्होंने नमक पे भी क्या करके रखा था, टैक्स लगा करके रखा था। और नमक पे टैक्स लगा करके नहीं रखा था, उस नमक पे टैक्स वसूलने के लिए जिन लोगों को रखा था वहां पे एक टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम था चौकीदारी कर। क्या देना पड़ता था, चौकीदारी कर, चौकीदारी टैक्स देना पड़ता था, ताकि लोग उसकी जो निगरानी करके रख रहे हैं, जो आप पे देख रहे हैं कि नमक की चोरी ना हो, इसके लिए भी टैक्स अलग से देना पड़ता था। तो चौकीदारी टैक्स भी देना पड़ता था और नमक के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था। इसी की वजह से गांधी जी ने विरोध किया और 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 का 72 मेंबर थे उस समय और 240 माइल तक उन्होंने क्या किया था, पैदल चला था। पैदल चल करके उन्होंने क्या किया था, नमक आंदोलन को तोड़ा था, ताकि हम टैक्स अब नहीं देंगे किसी भी प्रकार का। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। अब हम लोग आते हैं कौन से कालखंड में, अब हम लोग आते हैं 1931 से लेकर के 1942 के कालखंड में। इसमें पहला प्रश्न क्या है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। इसे ही गांधी इरविन समझौता को क्या बोला जाता है, दिल्ली पैक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिल्ली पैक्ट। और ये कब होता है, अगर डेट भी याद रखना है, केवल साल याद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब ये एग्जाम को और भी ज्यादा टफ आने लगा है प्रश्न। ठीक है, आपको डेट भी याद रखना ही पड़ेगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। अगला,
गांधी ने समझौते के तहत किस आंदोलन को वापस लिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया, क्योंकि ये कब हुआ था? 1930 में। और गांधी ऋण पैक्ट कब होता है? ठीक इसके एक साल बाद, यानी कि 1931 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और वही चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। गांधी जी का यह पहला आंदोलन था भारत में, चंपारण आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1917 में। इनवाइट कौन किया था महात्मा गांधी को? तो महात्मा गांधी को इनवाइट किया था राजकुमार शुक्ला ने। और खाने के लिए बुलाया गया था महात्मा गांधी जी को वही चंपारण में, तो उनके खाने में जहर मिला दिया गया था। तो खाने में जो जहर मिला दिया गया था, तो बतख मियाँ बोल करके एक व्यक्ति थे, जिन्होंने महात्मा गांधी की क्या की थी? जान बचाई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था। कहीं पे बख्त खान भी है, बख्त खान हो या फिर बतख मियाँ हो, दोनों उत्तर अगर आपका एमसीक्यू अगर ऑप्शन में दिया हो तो दोनों ही सही है, मतलब दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, दोनों तो नहीं दिया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। और इसमें कौन तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन महात्मा गांधी जी जो थे वो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी कि 1931 में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। महात्मा गांधी जी तो दूसरे में थे, जवाहरलाल नेहरू थे नहीं, सुभाष चंद्र बोस थे नहीं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की बात कब हो रहा है? 1931। सुभाष चंद्र बोस किसी भी गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी गए हुए थे। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कौन गया था? तो कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जी गए थे, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1930-31, उसके बाद कब हुआ? 1932 में। तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किया था, तो किसने किया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन में? तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अगला है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? सितंबर 1932 में हुआ था। किसके बीच? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। यह अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, पूना में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पूना पैक्ट पड़ा। ठीक है, कौन सा जेल? क्योंकि उस समय गांधी जी जो थे वो जेल में बंद थे, तो उस जेल का नाम क्या था? यरवदा जेल। इसी जेल में थे महात्मा गांधी जी। तो किनके बीच में हुआ था? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था, पूना जेल में हुआ था। पूना में जिस जेल का क्या नाम था? यरवदा जेल, जिसमें महात्मा गांधी जी उनको जेल में उस समय कैद थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें क्या किया था? जेल में बंद करके रख दिया था। भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ 1935 में, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। और अगर हम पॉलिटी की बात करें, राजनीति राज्य व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही संबंधित है हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें से टोटल 90% जो चीज़ है वो इसी से लिया गया है हमारे संविधान से। हमारे संविधान में जो भी चीज़ें मौजूद हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय चुनाव कब हुआ? तो प्रांतीय चुनाव हुआ 1936-37 में। और इसी 1936-37 में जो कांग्रेस जो जीत जाती है, और इसी कांग्रेस के चुनाव में जब जीतने के बाद जो बिहार के जो प्रथम जो सीएम बनते हैं उस समय, मतलब आज़ादी से पहले बिहार के जो प्रथम सीएम बनते हैं, उनका नाम क्या रहता है? श्री कृष्ण सिंह। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो टोटल 7 प्रांतों में उन्होंने सरकार बनाई थी। उस समय टोटल 11 ही प्रांत थे, 11 में से 7 प्रांतों पे जो जीत हासिल की थी उस समय कांग्रेस ने। अगला प्रश्न है कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सफलता मिली थी? तो मुस्लिम लीग को बहुत ही कम सफलता मिली थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ढाका में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने की थी। आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने किया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फिर उन्होंने क्या किया? बाद में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर उन्होंने क्या की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। अगला प्रश्न है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किस उपनाम से जाने जाते थे? तो नेताजी से जाने जाते थे। और ये नेताजी की उपाधि इनको किसने दिया था? तो नेताजी की उपाधि दिया था हिटलर ने। हिटलर ने क्या किया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था, जिसे
उस समय जर्मन भाषा में फेहरर कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो, तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ आपका 1939 में। अगर आपसे डेट पूछे तो 1 सितंबर 1939 को यह स्टार्ट हुआ था और खत्म होता है आपका 15 अगस्त 1945 को। 1945 में यह खत्म होता है। डेट क्या था आपका? ताज्जुब की बात यह है कि यही वजह है कि अंग्रेजों ने है जो आज़ादी का जो हमारे भारत का जो पार्टीशन किया, यानी कि ट्रांसफर जो पावर किया, वो उसका डेट कब रखा था? 15 अगस्त को रखा था, 15 अगस्त को रखा था। तो इस डेट का उस डेट से संबंध है, ठीक है। 15 अगस्त ही क्यों रखा था? क्योंकि 15 अगस्त को उनकी क्या हुई थी? जीत हुई थी 15 अगस्त 1945 को। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में कब झोंक दिया था? तो बिना भारतीयों से पूछे ही क्या किया था उन्होंने? क्या किया था इस युद्ध में? ब्रिटिशर्स लोगों को क्या, भारतीयों को क्या किया था? झोंक दिया था। मतलब कि आप आज़ादी करवाइए बिना पूछे। क्यों? क्योंकि जब क्रिप्स मिशन जब आया था 1942 में, तो उस समय उन्होंने फिर से वो महात्मा गांधी के समक्ष आते हैं और आप विश्वास कीजिए कि 25 लाख भारतीय जो हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में केवल इसलिए शामिल होती है ताकि वो गांधी जी के कहने पे वो शामिल हो जाती है। 25 लाख भारतीय, जिसमें सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है, कोई भी नहीं बचता है। तमाम लोग, आधा से अधिक लोग, 90% लोग तो मर ही जाते हैं उस युद्ध में, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या करते हैं, भारतीयों की सेना को आगे रखते हैं और अपनी सेना को वो उस समय पीछे रखे थे। इसलिए 25 लाख भारतीय उस समय शामिल हुए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड खत्म होगा हम आपके देश को क्या करेंगे? आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी इसीलिए 1942 में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन आता है और क्रिप्स मिशन कहता है कि आप फिर से क्या कीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय को कहिए। गांधी जी के पास आते, तो गांधी जी ने पूरी तरह से मना कर दी थी उस समय, और गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। मतलब ये ऐसा चेक है जो कभी भज ही नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि आपकी बातों पर अब हमें किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं है, अब हम किसी भी प्रकार का कोई सहमति नहीं देंगे, किसी प्रकार के किसी भारतीय को हम अब नहीं कहेंगे कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करे, अपनी प्राणों की आहुति दे या फिर इस युद्ध में वो शामिल हो। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? बिना भारतीयों से पूछे ही क्या किया था? उन्हें इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया था? धकेल दिया था। अगला है, क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते कि समझ में आया होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन वाइज अगर हम जाना चाहें तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह होता तब इसका आंसर होता महात्मा गांधी जी। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। यहाँ बात किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, और व्यक्तिगत सत्याग्रह को 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने क्या किया था? स्टार्ट किया था सबसे पहले, ठीक है ना। पहले व्यक्ति वही थे, आचार्य विनोबा भावे। लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत लिखा है, खाली सत्याग्रह लिखता तो इसका आंसर महात्मा गांधी होता है। यहाँ व्यक्तिगत लिखा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ? तो ये 1940 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो अगस्त प्रस्ताव को पारित करने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ आपका 1940 में। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था आपका 1942 में। इसलिए आया था ये क्रिप्स मिशन, इसलिए आया था ताकि इसे क्या करना था? भारतीयों को शामिल करवाना था। किस युद्ध में? द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत को युद्ध में सहयोग हेतु राजी कराना। इसीलिए यह भारत में आया था क्रिप्स मिशन। सर स्टफर्ड क्रिप्स इसके क्या थे? चेयरमैन थे, मतलब अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ आपका 1942 में। अगर आपसे डेट पूछे तो इसका आंसर लिखिएगा आप 8 अगस्त। यहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया, और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने डू और डाई, यानी कि करो या मरो, डू और डाई का क्या किया था? नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी, और 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, 9 अगस्त को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उन तमाम नेताओं को क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया, बंद कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1942 में, जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ 8 अगस्त 1942 को। और यही आगे चल करके अबुल कलाम आजाद ही, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही हमारे देश के क्या बनते हैं? प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, यानी कि शिक्षा मंत्री बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो गांधी जी का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, डू और डाई। अगला, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित, देखिए 9 अगस्त गांधी जी सहित सभी बड़े नेता गिरफ्तार किए गए।
इस दिन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस दिन को नाम जाना जाता है अगस्त क्रांति दिवस के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? तो समानांतर सरकार सतारा में बनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? तो आजाद हिंद फौज का जो गठन है वो रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन इसकी कमान को उन्होंने किससे सौंप दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो यहाँ ऑप्शन में रास बिहारी बोस नहीं है, तो ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस है, तो हम किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? तो सिंगापुर में। भारत में इसका गठन नहीं हुआ था, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि जय हिंद नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और दिल्ली चलो का भी नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो 1943 को की थी। डेट है आपका 18 अक्टूबर 1943 को इन्होंने क्या किया था? सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की इन्होंने क्या की थी? गठन किया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये डिस्कस कर चुका हूं मैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का मुकदमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का मुकदमा कहाँ चला था? तो ये चला था आपका दिल्ली के लाल किला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का मुकदमा कहाँ चला था? तो दिल्ली के लाल किला में। अगला प्रश्न है कि आईएनए ट्रायल्स किस किले में हुआ था? तो आईएनए ट्रायल्स जो है वो लाल किले में हुआ था। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया अब 1946 में। इसका उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन में टोटल कितने सदस्य थे? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी? 3 थी। और इसमें भी सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसमें भी आए थे, लेकिन वो इसके अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है। वो इसके एवी अलेक्जेंडर भी थे। टोटल 3 व्यक्ति थे, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके पैट्रिक लॉरेंस, ना कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और यही टोटल 3 मेंबर थे। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। ये भारत में क्या करने आई थी? तो भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए आई हुई थी। अगला, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत की संविधान सभा का गठन करना। कि भारत में एक संविधान नहीं बल्कि कितने संविधान बनेंगे? 2 संविधान बनेंगे। पाकिस्तान का अलग संविधान होगा और हिंदुस्तान का अलग संविधान होगा। तो इसमें बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता थे उस समय उन लोगों ने असहमति जताई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश के लिए 2 संविधान कैसे बन सकता है? हम भारत का बंटवारा करना ही नहीं चाहते हैं और आप बोल रहे हैं कि 2 संविधान बनेगा। इस चीज को उन लोगों ने मानने से बहुत सारी शर्तों को रखा गया था, जिसको उन लोगों ने क्या किया था? टाल दिया था। और आगे चल करके बहुत दुख की बात है कि आगे चल करके देश जो है वो 2 भागों में बंट जाता है, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। और उन्हें 2 अंग्रेजों के मुताबिक ब्रिटिश सरकार जो चाहती थी, ब्रिटिश सरकार जाते जाते ना भारत को इस तरह से विभाजित करके जाना चाहती थी ताकि ये जो लड़ाइयां हैं, ये जो जिंदगी भर लड़ते रहे ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर। वो कहते हैं ना, शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता है धार्मिक दंगों की राजनीति, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि भारत को युद्ध में कोई भी देश परास्त नहीं कर सकता, लेकिन भारत को धर्म के नाम पर इसे आसानी से कमजोर बनाया जा सकता है। तो भारत को बाहर से नहीं बल्कि इसे अंदर से लड़ने की आवश्यकता है, अंदर से इसे मजबूत होने की आवश्यकता है। अगर हम आपस में अगर मजबूत रहेंगे तो हमें कोई भी अलग थलग नहीं कर पाएगा। बहुत ताज्जुब की बात है कि देश में अभी इस तरह से माहौल चल रहा है ना, कि पहले लोग धर्म के नाम पे लड़ते थे, अभी लोग भाषा के आधार पर लड़ते हैं। कितनी शर्म की बात है कि भारत की राष्ट्रभाषा तो हिंदी नहीं है, लेकिन राजकीय भाषा तो हिंदी है, जिसमें हिंदी भाषा को और इंग्लिश दोनों को ही क्या किया गया है? जगह दिया गया हमारे संविधान में। और यहाँ तक कि हमारे 22 शेड्यूल 8 में 22 भाषाओं को भी क्या किया गया है? जगह दिया गया है। तो हिंदी तो सभी को आना चाहिए, भारत में मौजूद चाहे जितने भी लोग हैं। और लेकिन आज भाषा को लेकर के अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है? अफरा तफरी देखने को मिल रहा है। भाषा को लेकर के लोग विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जो बहुत ही शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार भारत में कब बनी? तो अंतरिम सरकार जो है वो भारत में बनी थी सितंबर 1946 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखिएगा। अंतरिम सरकार भारत में बनी थी सितंबर 1946 को। और इसका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, अच्छे से समझिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इसका जो गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और इसके जो टेम्पोररी उस समय जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, ये उसके क्या थे?
टेम्पोररी चेयरमैन थे। उसके बाद इनके परमानेंट जो चेयरमैन बनते हैं वो कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको देश रत्न भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको आयरन मैन भी कहा जाता है। और इनकी सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो कहाँ पे है? आपके गुजरात में है, गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसके पास था? तो अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग जो था वो लियाकत अली खान को दिया गया था। और यही लियाकत अली खान आगे चलकर के पाकिस्तान के जो है प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? लियाकत अली खान। कांग्रेस किसी भी तरह से ये नहीं चाहती थी कि भारत का जो है विभाजन हो। 1946 में नौसैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? तो 1946 में नौसैनिक विद्रोह जो होता है वह मुंबई में होता है। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना कब पारित हुआ? तो माउंटबेटन योजना पारित हुआ था 3 जून 1947 को। ये किस लिए भारत में आया था? तो ये भारत का विभाजन करने के लिए भारत में आया था। अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन योजना किससे संबंधित था? तो माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन से संबंधित था, जो कि 1947 में दो अलग अलग देश बना। देश तो एक ही था, हिंदुस्तान था। एक नया देश बना, वो कौन सा? पाकिस्तान बना 14 अगस्त को, जिसे आज़ाद कराया गया, ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया। और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ ब्रिटिशर्स से। अगला प्रश्न है भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग क्या करेंगे ना, इसका उत्तर क्या मार देंगे? इसका उत्तर मारेंगे 15 अगस्त 1947, लेकिन इसका उत्तर 15 अगस्त 1947 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो 18 जुलाई 1947, क्योंकि जब अधिनियम पारित होगा तभी तो चीजें आगे कार्य प्रक्रिया में वो आएंगी। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ था वो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, ठीक है। और हमारा देश कब आजाद हुआ था? वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र यानी कि आजादी के बाद हमारे देश के जो पहले गवर्नर बने वह माउंटबेटन बने। लेकिन वही आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, अगर इसी प्रश्न में लिखा होता भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, तब इसका आंसर हो जाता राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय पूछे तब इसका आंसर हो जाएगा राजगोपालाचार्य। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, आ गया वही प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचार्य, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। और वहीं पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ? तो पाकिस्तान जो है वो आपका स्वतंत्र हुआ 14 अगस्त 1947 को। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न जो है आपको क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरे जो कालखंड को मैंने क्या क्या डिस्कस किया है 1905 से लेकर के 1950 तक। 1920 में हम लोगों ने क्या देखा? 1920 में हम लोगों ने देखा कि असहयोग आंदोलन हुआ। वहीं 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास मिलकर के। फिर 1925 में काकोरी इंसिडेंट होता है। 1928 में फिर आपका क्या होता है? साइमन कमीशन भारत आ जाता है। 1929 में लाहौर सेशन होता है, लाहौर अधिवेशन होता है, जिसके जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। वो कहते हैं कि अब हमें डोमिनेंट स्टेट्स नहीं चाहिए, अब हमें आज़ाद भारत में पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि पूरी तरह से हमें आज़ादी चाहिए, इसकी घोषणा करते हैं। और इसी के उपलक्ष्य पर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को देश का पहला झंडा जो है वह फहराया जाता है आज़ादी से पहले। 1931 फिर 30 में ही क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। टोटल 3 होता है, 1930 में, 1931 में और 1932 में। इन तीनों ही सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वहीं 1931 यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल भाग लेते हैं महात्मा गांधी। उसके बाद 1932 में 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च को। और वहीं 1932 में पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। उस समय महात्मा गांधी जेल में रहते हैं। उस जेल का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो यरवदा जेल होता है। पूना पैक्ट इसलिए नाम पड़ता है क्योंकि वो पूना के ही यरवदा जेल में उस समय महात्मा गांधी मौजूद थे। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। फिर उसके बाद 36-37 में इलेक्शन करवाया जाता है। फिर 1938 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के चेयरमैन बनते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। फिर 1939 में वो क्या करते हैं? फिर इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1940 में फिर आपका
1940 में फिर अगस्त प्रस्ताव पारित होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है 8 अगस्त 1942 और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत उन तमाम नेताओं को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1942 के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे 8 अगस्त 1942। उसके बाद आपका 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ 1945 के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946 में, जिसमें 3 सदस्य रहते हैं, सर पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और 1947 में क्या होता है, हमारा देश जो है वो आज़ाद हो जाता है। 14 अगस्त को आज़ाद होता है पाकिस्तान और 15 अगस्त को हमारा देश। फिर उसके बाद 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। 1949 में हमारा संविधान बनकर के रेडी हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को, यही वजह है कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कब किया जाता है, 26 जनवरी 1950 को। तो ये पूरा कालखंड था आपका 1905 से लेकर के 1950 तक का। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से क्या क्या डिस्कस कर दिया। बाकी जो चीज़ छूटा होगा मैं उसका एक अलग से एक वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।